किस तरीके से हम अपनी लाइफ में ज्योतिष और एस्ट्रोलॉजी की हेल्प से बेसिक चीजों के बारे में जान सकते हैं। हम एस्ट्रोलॉजी सीखना भी स्टार्ट करते हैं ना, तो देखना डे बाय डे हमारा जो सुकून है ना वो भी बढ़ता रहता है। लक और राजयोग को आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे? सही जगह पर सही टाइम पर होना ही लक है। जैसे फॉर एग्जांपल जैसे दो लोग हैं, उन्होंने दोनों ने प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करा सेम टाइम, ठीक है। एक ने जिस प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करा अगले साल उसकी वैल्यू जो है वो डबल हो गई, और दूसरे ने जो इन्वेस्ट करा उसकी हो सकता है 5-6 साल लग गए डबल होते होते, क्योंकि वहाँ पर कोई ऐसा प्रोजेक्ट नहीं था। और हो सकता है जो पहले वाले ने करा वहाँ पर गवर्नमेंट का कोई ऐसा प्रोजेक्ट हो गया कि बिल्कुल एक ही साल में उसकी वैल्यू डबल हो गई। तो यानी कि अब ऐसा नहीं है कि उसके खरीदने की वजह से वो डबल हो गई, वो होने ही वाली थी और उसने उससे पहले खरीद लिया, यानी कि सही टाइम पर सही डिसीजन उसने ले लिया। हमारा जो खाना है, जो हम खाना खाते हैं, कितना खाना खाते हैं, कैसा खाना खाते हैं, और हमारा मन, मूड, क्या ये भी हमारी कुंडली से ही कनेक्टेड रहता है? जी बिल्कुल। देखो, हमने ना कई बार ये देखा कि कई लोग ना ऐसे होते हैं, जैसे हमने फैमिली वाइज भी जो मेरे को कंसल्टेशन आते हैं कि खाना खाते टाइम कुछ ना कुछ कलेश हो जाता है। तो जैसे हम कहते हैं ना कि जैसा अन्न वैसा मन, तो ये बहुत ही सही कहावत है। गुरु चंडाल योग, इसके बारे में बताइए। देखो, जब भी जुपिटर और राहु साथ में आ जाते हैं ना तो इसको बोला जाता है गुरु चंडाल योग। गुरु चंडाल का मतलब है कि जब भी ऐसा इंसान हमारे आसपास होगा ना, उसको हम कोई चीज़ समझाना चाहेंगे या हमारे मुंह से भी अगर कोई बात चीज निकल गई ना, तो ये उसको एक्सेप्ट करने के लिए ना बहुत ज़्यादा क्वेश्चन करेगा कि तुमने ऐसे कैसे बोल दिया। नीता अंबानी के हाथ में काला धागा तो क्यों बांधा है? उन्होंने शायद नजर की वजह से ही बांधा होगा। देखो, मन का वहम दूर करना भी तो जरूरी है ना। फॉर एग्जाम्पल, अगर मन में वहम नहीं है, भाई मैं निकल जाता हूँ, मैंने कुछ नहीं पहन रखा, कि नजर नहीं लगनी तो नहीं लगनी, क्योंकि भाई नजर का मेरे माइंड में क्या आता है कि कोई काला टिक्का लगा दिया, कोई काला धागा बांध, तो मन का वहम अगर दूर होता है तो करना चाहिए। हेलो धीरज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे पॉडकास्ट में एक बार फिर से। जी नमस्कार। आज का हमारा जो टॉपिक है कि किस तरीके से हम अपनी लाइफ में ज्योतिष और एस्ट्रोलॉजी की हेल्प से बेसिक चीजों के बारे में जान सकते हैं। जी बिल्कुल। मतलब कि हम ना इसमें एस्ट्रोलॉजी को कैसे यूज कर सकते हैं कि जैसे रोजमर्रा की जो हमारी डे टू डे मिजरेबल चीजें हैं, तो कैसे हम एस्ट्रोलॉजी को यूज कर सकते हैं अपनी लाइफ की मिजरी को कम करने के लिए और डे बाय डे कुछ ना कुछ सुकून उसमें ऐड करने के लिए। तो जब हम एस्ट्रोलॉजी सीखना भी स्टार्ट करते हैं ना, तो देखना डे बाय डे हमारा जो सुकून है ना वो भी बढ़ता रहता है। ओके, तो अभी पहला क्वेश्चन जो हमारा ये रहेगा कि मेरे पास बहुत क्वेरीज आती हैं राजयोग और लक के अकॉर्डिंग, तो आप बताइए कि किस तरीके से लक और राजयोग को आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे, कैसे हमारे चार्ट में हम लक और राजयोग को देख सकते हैं? जी बिल्कुल। देखो, लक को अगर डिफाइन करें, जो सबसे छोटा इसका आंसर रहेगा ना वो ये है कि सही जगह पर सही टाइम पर होना ही लक है। जैसे फॉर एग्जांपल जैसे दो लोग हैं, उन्होंने दोनों ने प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करा सेम टाइम, ठीक है। एक ने जिस प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करा अगले साल उसकी वैल्यू जो है वो डबल हो गई, और दूसरे ने जो इन्वेस्ट करा उसकी हो सकता है 5-6 साल लग गए डबल होते होते, क्योंकि वहाँ पर कोई ऐसा प्रोजेक्ट नहीं था। और हो सकता है जो पहले वाले ने करा वहाँ पर गवर्नमेंट का कोई ऐसा प्रोजेक्ट हो गया कि बिल्कुल एक ही साल में उसकी वैल्यू डबल हो गई। तो यानी कि अब ऐसा नहीं है कि उसके खरीदने की वजह से वो डबल हो गई, वो होने ही वाली थी और उसने उससे पहले खरीद लिया, यानी कि सही टाइम पर सही डिसीजन उसने ले लिया, और तब जाकर उसका लक फेवर में सपोर्ट करा। और वहीं दूसरी तरफ अगर देखें तो उसका लक साथ नहीं दे रहा, यानी कि उसने सही टाइम पर सही फैसला नहीं लिया। तो ये एक सिंपल डेफिनेशन है बिल्कुल लक की, कि सही जगह पर सही टाइम पर होना। ठीक है, जैसे कि आपने लक को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, अब आप हमें बताइए कि राजयोग क्या होता है और कुंडली में कैसे देख सकते हैं राजयोग? जी बिल्कुल, अगर देखा जाए ना तो हर एक की कुंडली में कोई ना कोई राजयोग होता ही है। राजयोग को भी हम इसी चीज़ से डिफाइन कर सकते हैं कि भाई हमने क्या फैसला लिया और किस टाइम पर फैसला लिया, किस जगह पर फैसला लिया, ये डेफिनेटली एक राजयोग को दर्शाता है। और काफ़ी लोग ना इसको ये मानते हैं कि कोई राजयोग है तो कोई मेरे को राजाओं जैसी ज़िंदगी मिल जाएगी या मैं कोई पॉलिटिशियन बन जाऊँगा बड़े लेवल का। ज़रूरी नहीं है, ऐसा नहीं होता। सबकी लाइफ में तो जैसे जिसकी भी लाइफ में जो भी उसका प्रोफ़ेशन है ना, कहीं न कहीं कुछ ना कुछ राजयोग होगा, यानी कि दूसरों से पहले उसको कुछ ना कुछ अच्छी पोज़ीशन मिल जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई जॉब कर रहा है तो हो सकता है कि उसको दूसरों से पहले प्रमोशन मिल जाए, कि जहाँ पर भी वो काम कर रहा है, तो उसको भी राजयोगी बोला जाता है कि भाई उसका प्रोफेशन था जॉब करना और उसको एक ही साल के अंदर प्रमोशन मिल गया, तो ये भी एक राजयोग है। ओके, तो क्या राजयोग सबकी कुंडलियों में होते हैं? जी बिल्कुल।
छोटा मोटा देखो डिपेंड करता है कि जैसे सबकी कुंडली में होते हैं। अब बड़ा राजयोग है तो वो एक इंसान को बड़ी पोजीशन दिलवा सकता है, छोटा राजयोग है तो भाई आपका एक लेवल ऊपर जा सकता है, प्रमोशन हो सकता है, जो जिस लेवल पर बैठा है उससे एक लेवल ऊपर हो सकता है। बहुत बड़ा है तो फिर उसका हर साल ही कुछ ना कुछ होता रहेगा, वो बड़े लेवल पर पहुंच जाएगा। ओके। तो इस चीज से डिफाइन कर सकते हैं, मतलब हर एक चीज रिलेटिव है कि आप किस लेवल पर हो क्या हो। और उस पर डिपेंड करता है कि आपका राजयोग है तो आपको वहीं पर कुछ ना कुछ बेटर चीज मिल जाएगी, औरों से पहले मिल जाएगी बस। तो मेरा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो काफी ज्यादा पूछा जाता है। नीच नीच भंग राजयोग क्या होता है और कुंडली में उसे कैसे देख सकते हैं? जी बिल्कुल, ये भी बहुत एक फ़ेमस राजयोग है। जैसे नीच भंग को अगर हम डिफ़ाइन करें, जैसे हमें वर्ड से ही पता चल रहा है कि नीच भंग राजयोग, यानी कि वैसे वो नीच का था, लेकिन उसकी नीचता भंग हो गई। तो अगर हम इसको एक एग्ज़ाम्पल के तौर पर समझें, फॉर एग्ज़ाम्पल वीनस जो है वो 6 नंबर राशि में नीच का होता है, ठीक है? तो नीच का मतलब हो गया कि वो अपने जो उसको रिज़ल्ट देने चाहिए थे, वो नहीं देगा, खराब करेगा उस हाउस को, ठीक है? लेकिन अगर जैसे जिस राशि के साथ बैठा हुआ है, जैसे 6 नंबर राशि के साथ बैठा है, यानी कि वर्गों के साथ बैठा है, अगर वर्गों का लॉर्ड भी वहीं पर बैठ जाता है, यानी कि अगर मरकरी भी वहीं पे बैठ जाता है, तो जो नीचता है वो भंग हो जाती है, यानी कि फिर वो नीच नहीं रहेगा, फिर वो अच्छा हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम ओके। बोलते हैं नीच भंग राजयोग। या तो ऐसा हो सकता है, या फिर दूसरा इसका सिनेरियो ये भी हो सकता है कि कोई और एग्जॉल्टेड प्लेनेट अगर साथ में बैठ जाए, मान लो उसका लॉर्ड नहीं बैठ रहा लेकिन कोई और ऐसा प्लेनेट बैठ गया जो कि ऊंच का है, फॉर एग्जाम्पल मार्स यहीं पर ही अगर बैठ गया, ठीक है, और मार्स अगर ऊंच का हो गया तो इसका मतलब वो भी नीच भंग कर देगा उसको, कि मतलब जो नीचता थी उसकी वो भंग हो गई, अब वो उसको पॉजिटिव रिजल्ट देगा। ओके। तो जैसे कि हमारी लाइफ की हर एक एक्टिविटी हमारी कुंडली से जुड़ी हुई है। बिल्कुल। तो क्या हमारा जो खाना है, जो हम खाना खाते हैं, कितना खाना खाते हैं, कैसा खाना खाते हैं, और हमारा मन, मूड, क्या ये भी हमारी कुंडली से ही कनेक्टेड रहता है? जी, बिल्कुल। देखो, हमने ना कई बार ये देखा कि कई-कई लोग ना ऐसे होते हैं, जैसे हमने फैमिली वाइज़ भी जो मेरे को कंसल्टेशंस आती हैं, कि खाना खाते टाइम कुछ ना कुछ कलेश हो जाता है, ठीक है? ये हम्म। ज़्यादातर उन लोगों के साथ होता है, जैसे जिनका स्कॉर्पियो लगन होता है या फिर मून इन 8th साइन होता है, तो उसमें भी ये चीज़ें देखी गई हैं कि मतलब जब भी वो खाना खाने बैठते हैं ना, कुछ ना कुछ कलेश हो जाता है, या कुछ ना कुछ मतलब खाने से ना वो डिसैटिस्फाइड ही रहते हैं। या तो हो सकता है जिसके साथ खाना खाना चाहते हैं, वो नहीं मिल रहा, या अपनी पसंद का कुछ खाना नहीं मिल रहा, कुछ ना कुछ खाने से रिलेटेड होगा। देखो खाना क्या है, खाना ना हमारा मन है, मतलब इसको मून से भी हम डिनोट करते हैं। जितना अच्छा हम लोग खाना खाएंगे ना, उतना अच्छा हमारा मून रहेगा, और मून इंप्रूव होगा तो हमारी मदर के साथ भी रिलेशन अच्छे रहेंगे। और ओके। मून का मतलब हमारा मन भी है, तो ओवरऑल अगर हम एक अच्छा खाना खा रहे हैं तो हमारा मन भी खुश रहने वाला है। तो जैसे हम कहते हैं ना कि जैसा अन्न वैसा मन, तो ये बहुत ही हाँ। सही कहावत है कि जो हम अच्छी अच्छी वैरायटी का क्वालिटी फूड खाते हैं उससे हमारा मन बहुत हद तक इन्फ्लुएंस होता है। इसीलिए कहा जाता है कि हमें बाहर जो है स्ट्रीट फूड वगैरह अवॉइड करना चाहिए, और एक फाइन डाइनिंग पर हमें जाना चाहिए, या तो वो करो, और नहीं तो कोई भी जो रिचेस्ट लोग भी है ना, वो भी ये ट्राई करते हैं कि हम हर टाइम बाहर का ना खाएं। जो घर की महिला है वो कोई ना कोई एक मील जरूर बनाए घर के अंदर, चाहे जितना मर्जी पैसा हो तो भी, क्योंकि इससे बहुत फर्क पड़ता है। जो घर का खाना है उसकी एक अलग इंपॉर्टेंस होती है, और उससे जो हमारा मूड है वो बहुत ज्यादा अफेक्ट करता है। तो महिलाओं को भी और पुरुषों को भी वैसे ये चीज करनी चाहिए कि एक मील या कुछ चाय वगैरह बना ली, कि पूरे दिन के अंदर कुछ ना कुछ खुद बनाकर जरूर उनको खाना चाहिए, कि उससे भी हमारा मन अच्छा होता है। और हमारा जो मूड है वो भी हमारी कुंडली के ग्रहों पर डिपेंड करता है। जी, बिल्कुल। देखो, एक होता है कि बाय डिफ़ॉल्ट आपको कुदरत की तरफ से क्या मिला है, कि भई अगर मून बैठ गया गलत राशि में, ठीक है? स्कॉर्पियो के साथ बैठ गया तो हमें पता है कि इसके साथ फूड के साथ कुछ ना कुछ चैलेंजेज़ रहेंगे। तो जैसे ही हमने ये चीज़ जाना कि भई ये वाला मेरा पॉइंट है, यहाँ पर मेरा चैलेंज रहेगा, तो हमारी कॉन्शसनेस क्या कहती है कि भई जो बाय डिफ़ॉल्ट चीज़ें मिली ना, अब हम ऐसा नहीं करेंगे। यानी कि वो कॉन्शसनेस अपनी जगा रहा है, और इन बाय डिफ़ॉल्ट चीज़ों को थोड़ा कंप्रेस करता जा रहा है, यानी कि इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब वो कॉन्शियसली खाएगा कि भई हाँ, मुझे पता है कि मेरा खाने खाते टाइम थोड़ा कलेश वगैरह होना है, तो मैं अपनी वाइफ़ को पहले से ही समझा दूँ कि मैं खाना खाने बैठ रहा हूँ, और 10 मिनट पहले और 10 मिनट बाद कोई मुझे बात नहीं चाहिए, कोई मुझे कलेश नहीं चाहिए। अगर करनी है बातें तो हम कुछ अच्छी बातें करेंगे, क्योंकि कितना भी अच्छा खाना बना लो, अगर खाना खाते टाइम कुछ मिजरी चल रही है, कोई ऐसी टॉक्सिक चीजें चल रही है ना, तो वो जो अच्छा खाना है वो भी जहर बन जाएगा, तो कोई फायदा नहीं है फिर उसको बनाने का भी। ओके। तो अगर किसी का बुरा टाइम चल रहा है हम्म। तो ज्योतिष उसमें किस तरीके से हेल्प कर सकता है, उसका उसको ये समझाने में कि हाँ भाई थोड़ा काम हो जाओ, टाइम बुरा है, थोड़ा सा उसको दिलासा देने में क्या ज्योतिष या फिर एस्ट्रोलॉजी की हेल्प कर सकता है, एस्ट्रोलॉजी की हेल्प कर सकती है इस चीज में? जी बिल्कुल, एक बेसिक सी चीज अगर हम समझे ना, तो बुरे टाइम की भी ना एक अच्छी बात यह है कि वो भी एक दिन बीत जाता है।
और अगर हम अच्छे टाइम की देखें तो अच्छे टाइम की बुरी बात ये है कि वो भी एक दिन बीत जाता है। तो यानी कि ना जब भी हमें पता चल जाए ना डे बाय डे, जब हमारे इंसिडेंसेस ऐसे हो रहे हो कि हमें पता चल जाए कि ये मेरा थोड़ा जो दौर है, ये जो खराब टाइम चल रहा है, इसमें ना बिल्कुल पेशेंस रखनी है, मतलब कि बिल्कुल धैर्य। इसमें आप ये समझ लो कि जैसे ना ये हमारी बैटिंग का टाइम है कि इसमें हम सिर्फ फील्डिंग करेंगे, सिर्फ हमें सीखना है, डे बाय डे कुछ ना कुछ वैल्यू ऐड करते जानी है। और इस मतलब इसमें ना हमें ये चीज देखनी है कि जो भी हम बुरे टाइम के अंदर चीजें सीखेंगे ना, जब हमारा अच्छा टाइम आ जाएगा ना, तो वो यही वाली नॉलेज उस अच्छे टाइम पर काम आने वाली है। तो पेशेंस सबसे ज्यादा रखनी है। और ज्यादा ना उस टाइम पर उछलना नहीं है कि जब मेरा टाइम आएगा तो मैं बताऊंगा, या मेरा टाइम आ जाएगा तो मैं ऐसा कर दूंगा, वैसे कुछ नहीं हम्म। करना। एकदम शांति से एकदम चुप हो जाना है। बिल्कुल फ्रंट एंड पे आपको जाना ही नहीं कि बस बैक एंड पे आप कुछ ना कुछ चीजें लर्न करते रहो। और जैसे ही फिर उसके बाद टाइम अच्छा आएगा तो फिर आपकी ये सारी नॉलेज उस टाइम पर काम जरूर आएगी, जब आपका अच्छा आ जाएगा। और जब अच्छा टाइम आ जाए तो भी हमें एक चीज का ध्यान रखना है कि मतलब अच्छा टाइम जिसका भी चल रहा है, फॉर एग्जाम्पल बुरा टाइम हम किसको कहते हैं कि भाई हमारे अकॉर्डिंग चीजें नहीं चल रही, या हमारे जो आसपास के लोग हैं वो हमें तंग कर रहे हैं, ठीक है। यानी कि उनका तो अच्छा टाइम चल रहा होगा कि भाई तभी वो हमें तंग कर पा रहे हैं, वरना वो खुद भी हम्म। दुखी होते, ठीक है। तो हमें अच्छे टाइम पे भी ये चीज ध्यान रखनी है कि जब भी आए ना तो हमें अपने दुश्मन नहीं बनाने। ऐसा ना हो कि अब अच्छे टाइम को हम इतना ज्यादा एंजॉय करें जा रहे हैं कि अपने दुश्मन ही बनाते जा रहे हैं। क्योंकि जो हम्म। अच्छे टाइम की भी मतलब एक चीज तो ये है ना कि वो भी एक दिन बीतेगा, तो जब उसका बुरा टाइम आ जाएगा, उसने अगर अच्छे टाइम में इतने सारे दुश्मन पहले ही बना लिए होंगे, तो फिर वो उसका मतलब दुश्मन ही निपेट देंगे उसको फिर कुछ ना कुछ। ठीक है, तो हमें ये चीजों का ध्यान रखना है कि बुरे टाइम पर हमें ओके। घबराना नहीं है, और अच्छे टाइम पर इतना पगलाना भी नहीं है कि हम अपने दुश्मन इकट्ठे कर लें। जैसे जैसे कि आजकल के टाइम में आपने देखा होगा रिलेशनशिप्स कि में बहुत ज्यादा इश्यूज हैं। बिल्कुल। तो क्या कुंडली देखकर हम ये पता कर सकते हैं कि अ, दो अगर लोग हैं उनकी शादी हो जाएगी और शादी के बाद क्या डिवोर्स के कोई चांसेस है, तो कुंडली से ये सारी चीजें पता कर सकते हैं हम। देखो ये चीज ना एक जैसे हर एक हाउस में ना कुछ परसेंटेज होती है फ्री विल की, ठीक है। हम्म। तो जैसे शादी है, बहुत हद तक ये चीजें डेस्टिनी में होती है कि आप क्या क्या चीजें करोगे, किन किन लोगों से मिलोगे, ठीक है। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे ना आपका वो डिसीजन रहता है कि भाई जैसे हम किसी एस्ट्रोलॉजर के पास भी जाते हैं ना, वो दो लोगों की कुंडली मैच कर कर बता सकता है कि भाई इनका ये चीजें मैच हो रही है, इतने हाउसेज मैच कर रहे हैं, तो इनकी लाइफ जो है वो मिजरी ज्यादा रहेगी या खुशियां ज्यादा रहेंगी, मतलब अच्छे से कटेगी या थोड़ी प्रॉब्लम है। ये चीजें एक एस्ट्रोलॉजर डिफाइन कर सकता है, अच्छे से प्रेडिक्ट कर सकता है। लेकिन डायरेक्टली ये कह देना कि भाई इनकी शादी हो ही जाएगी या इनका डाइवोर्स हो ही जाएगा, ये दुनिया का कोई एस्ट्रोलॉजर नहीं कर सकता। सब अपनी अपनी ओके। इंटरप्रिटेशन बता सकते हैं कि हाँ मुझे ऐसा लग रहा है, ये वाली चीज है, ये वाली चीज है, ये वाली दशा ऐसी आ जाएगी, तो आप ऐसा ऐसा सोचोगे, ऐसा ऐसा हो सकता है। बट कोई भी आपको बिल्कुल क्लियर इसका आंसर नहीं दे सकता, चाहे कितना भी बड़ा एस्ट्रोलॉजर हो। जो लोग ये क्लेम करते भी है ना कि तो गारंटी है इनकी शादी हो जाएगी या हाँ। डाइवोर्स हो जाएगा, ऐसा कभी नहीं होता, कोई ऐसी गारंटी नहीं होती। अल्टीमेटली ये एक इंसान का कॉन्शियस डिसीजन ही होता है। भाई सारी चीजें मैच कर रही हैं, बट हम्म। आपको शादी वाले पेपर पे साइन करना या नहीं करना, ये तो आपका कॉन्शियस डिसीजन है ना। मान लो सामने वाला नहीं करना चाह रहा तो नहीं होने वाली शादी, ठीक है। डाइवोर्स के केस में भी यही है। आप कितना भी समझा लो, कितनी भी कुंडली वगैरह देख लो, सब कुछ कर लो, काउंसलिंग कर लो, अगर वो नहीं साइन करने को तैयार तो नहीं होने वाला डाइवोर्स। तो ये एट द हम्म। एंड ऑफ द डे कुछ ना कुछ फ्री विल बच जाती है, ठीक है। बहुत सारी पैटर्न्स होते हैं कि हाँ हम डिफाइन कर सकते हैं, कुछ ना कुछ अपनी अजम्पशन लगा सकते हैं, प्रिडिक्शन कर सकते हैं कि ऐसा ऐसा हो सकता है। लेकिन ये बिल्कुल क्लेम कर देना कि भाई इनका तो पक्का ही डाइवोर्स हो जाएगा या पक्की ही इनकी शादी हो जाएगी, ऐसा कोई जज नहीं कर सकता। ओके। तो मतलब कोई भी एस्ट्रोलॉजर बिल्कुल 100%, जैसे आजकल बहुत एस्ट्रोलॉजर्स हैं जो ये दावा करते हैं कि 100% ये काम होगा, 100% ये इसकी डेथ अब हो जाएगी, 100% इसका डिवोर्स होगा ही। तो ये कैसे करते हैं? नहीं, वो गलत है बिल्कुल। वो सिर्फ वो अपनी अंजप्शन के तौर पर बोल रहे हैं कि हाँ हमने ये चीजें प्रेडिक्ट कर कर देख लिया, इनका खराब टाइम होने वाला है। मतलब जैसे फॉर एग्जांपल थोड़ा बहुत तो देखो इसमें साइकोलॉजी भी वर्क करती है ना। हाँ। एस्ट्रोलॉजर के पास कोई भी खुश इंसान तो जाएगा नहीं, जब दुखी होगा, मिजरी चल रही होगी लाइफ में, तभी जाएगा। तो हमें पहले से पता चल जाता है, किसी भी एस्ट्रोलॉजर को पहले से पता होता है कि हाँ इसके पास कुछ ना कुछ मिजरी है अभी, ठीक है। अब मिजरी के बाद अगर हमने ये देख लिया कि भाई इसकी तो दशा अभी और खराब होने वाली है, तो और ज्यादा डबल मिजरी। जब ये आज की डेट में इतना रो रहा है और तड़प रहा है डाइवोर्स के लिए, तो ये कल को तो और ज्यादा तड़पेगा। तो वो एस्ट्रोलॉजर बोल सकता है कि हाँ भाई कर लो, इस केस में डाइवोर्स ही कर लो, और कोई ऑप्शन नहीं है। बट बेसिकली ना जो मेरा भी एक वो रहता है एम, और जो जो भी जितने भी अच्छे एस्ट्रोलॉजर्स है ना, वो ये चाहते हैं कि भाई अगर जैसे मान लो चार्ट में हमें दिख रहा है कि भाई ये प्रॉब्लम है, ठीक है। तो ऐसा थोड़ी है कि अब आप कोई दूसरा पार्टनर ढूंढोगे तो ये चार्ट चेंज हो जाएगा, वो तब भी सेम ही रहना है। जितनी एडजस्टमेंट कोई भी इंसान अपनी पहली शादी को उसमें करता है ना कि भाई मेरे को बहुत ज्यादा एडजस्टमेंट करनी पड़ रही है, इसलिए मुझे डाइवोर्स चाहिए, मैं नहीं कर सकता इतनी सारी एडजस्टमेंट। जब वो सेकंड मैरिज करेगा ना, तो इससे भी डबल एडजस्टमेंट उसको वहां पर करनी पड़े, और तब वो तैयार भी हो जाएगा, क्योंकि पता है दो दो बार थोड़ी डाइवोर्स ले लेगा, कितनी बार शादियां करेगा, ठीक हम्म। है। तो बेटर यही रहता है, हमारा भी मतलब बेसिक एम जो यही रहता है कि इंसान को समझाया जाए, काउंसिल किया जाए कि जो भी चीजें हैं इसको पहले सॉर्ट आउट करो, कि भाई वाइफ को अलग समझाया जाए, हस्बैंड को अलग समझाया जाए कि भाई ये चीजें इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कर दो, ऐसा तुम्हारा टाइम है, इसको तुम अच्छे से
खेलोगे तो अच्छा रहेगा, और नहीं रहोगे तो फिर भाई तुम्हारे चार्ट में भी दिक्कत है, तुम्हारे चार्ट में भी दिक्कत है। तो नेक्स्ट पार्टनर भी ढूंढोगे तो भी ये चीजें सेम ही रहने वाली, इसमें कोई ऐसा खास फर्क नहीं होने वाला, ठीक है। तो बेटर यही रहता है कि भाई जब एडजस्ट करना ही है तो फिर दूसरे वाले के साथ ज्यादा एडजस्ट करने के बढ़िया जो करंटली है उन्हीं के साथ ही थोड़ा बहुत एडजस्ट कर लो, जी। कि भाई एटलीस्ट हाँ, मैरिज लाइफ तो आपकी इंप्रूव हो जाएगी उसमें। सही सही सही, ये बात आपने बिल्कुल ठीक कही है और काफी अच्छे से समझाया है। अब आगे चलते हैं। आजकल मैंने पॉडकास्ट में बहुत ज्यादा देखा है, सारे पॉडकास्ट में, कि ये नंबर लिख लो हाथ पर और ये वाला वर्ड्स बोलो। इंस्टेंट मनी के लिए भी कुछ कुछ बहुत बताते हैं। ये कितनी बातें सही होती है, कितनी हद तक? अगर मैं आज अपने हाथ पे लिख लूं 5555 6 6 6 6, तो क्या होगा उससे? मतलब कुछ ये मुझे फायदा जनरली यहाँ होगा? सारे सारे नहीं बिल्कुल नहीं। देखो ये जनरली सारे के सारे इंस्टाग्रामर इन्फ्लुएंसर्स ही हैं, इनको एस्ट्रोलॉजी, देखो एस्ट्रोलॉजी क्या है, बस आपको थोड़े बहुत जार्गन सीखने हैं, और अगर आपको अच्छा बोलना आता है तो कोई भी इंसान ऐसे ही एस्ट्रोलॉजर बन सकता है, ठीक है। 10-15 दिन का आप कोई भी कोर्स कर लो, वर्ड्स डालो, और आपको इन्फ्लुएंस करना है कि भाई अगर मैं ऐसी टर्म्स यूज कर रहा हूँ, ऐसे जार्गन्स यूज कर रहा हूँ, तो सामने वाले को पता तो चल जाएगा कि हाँ इसको नॉलेज है। फिर उसके बाद उनकी बातें सुनो, उनसे कंसल्टेशन लो। देखो आपने आज तक ऐसा कोई केस नहीं देखा होगा कि हमने ऐसे 555 लिख लिया तो धन की वर्षा हुई। बहुत हाँ सारे हाँ एस्ट्रोलॉजर ऐसे बड़े पड़े हैं, ये हाँ एस्ट्रोलॉजी का नाम खराब कर रहे हैं, मतलब और कुछ नहीं है। नॉलेज इनके पास 10-20% ही है, बस इनको रील्स बनानी है और लोगों को अट्रैक्ट करना है कि भाई ऐसा कर लो ऐसा कर लो, ताकि इनको कंसल्टेशन मिलती रहे या व्यूज आते रहे। ये सिर्फ व्यूज का खेल है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। सोचो अगर ऐसे ही धन वर्षा होती रहे तो फिर तो 10th हाउस का कोई रोल ही नहीं है, फिर 11th हाउस का कोई रोल ही नहीं है, कि भाई पैसा फिर कमाने की जरूरत ही नहीं है। एक पांच हाँ। रुपए का पेन लो और आप हाथ पे लिख लो, हो जाएगा। तो कर्जे भी लेने की जरूरत नहीं है फिर तो भाई कोई अपना लोन वगैरह क्यों लेगा, कि जरूरत होगी पैसों की तभी लेगा ना। जो 5 रुपए का पेन ले लो तो उससे सस्ता पड़ेगा, उस पर लिख लो कुछ भी 555 666, और धन की वर्षा होने लग जाएगी। तो ऐसा कभी नहीं होता। ये सारी की सारी चीजें जो है ये बहुत ज्यादा भ्रांतियां फैलाई हुई हैं, और एस्ट्रोलॉजी का भी नाम खराब कर रहे हैं ये लोग। तो मतलब ऐसा कुछ भी नहीं है? नहीं, बिल्कुल भी कुछ नहीं। देखो सबकॉन्शियसली ना हम ये कह सकते हैं कि जैसे अब फॉर एग्जांपल अगर किसी को धन की प्रॉब्लम हो रही है तो हम उसका 11th हाउस चेक करेंगे कि भाई मतलब कहाँ-कहाँ पर दिक्कत आ रही है। फिर हम उसके 10th हाउस पे आएँगे कि तू काम भी उस लेवल का कर रहा है कि तेरे को 11th हाउस से पैसे आए या नहीं आए, ठीक है? जब हम उसके थ्रू उसको चीज़ें बताते हैं ना, 10th हाउस के थ्रू, 11th हाउस के थ्रू, और हम उसको एक लॉजिकल रीजनिंग देते हैं कि भाई इस ग्रह की यहाँ पर दृष्टि पड़ रही है, तो इसके थ्रू अगर कुछ रेमेडीज करेगा। लेकिन रेमेडीज ऐसा नहीं है कि आपने 555 लिख लिया, रेमेडीज तरीके की होती है, मतलब क्या-क्या आपको चीज़ें इंप्रूव करनी है, वो एक देंगे। तो सबकॉन्शियसली वो चीजें रहती हैं कि इंसान को पता चल गया लॉजिक कि भाई मेरे 10th हाउस में दिक्कत है, मेरे 11th हाउस में दिक्कत है, या मेरे सेकंड हाउस में दिक्कत है, अगर मेरी सेविंग्स वगैरह का प्रॉब्लम आ रही है, तो वहां से रिलेटेड हम लॉजिक बताते हैं कि भाई ये वाला प्लेनेट है, ये उस पर खराब दृष्टि डाल रहा है, अगर तू इसको इंप्रूव कर लेगा तो तेरी पीड़ा कम हो जाएगी और तेरा संचित धन जो है वो बढ़ने लग जाएगा। जब इस तरीके से बताई जाती है रेमेडी तब वो डेफिनेटली वर्क करती है। बट जो इतना चलते फिरते है ना 10 सेकंड की रील में कि 555 लिख लो, वो कभी वर्क नहीं करती। अच्छा, मुझे एक चीज पूछनी है। जैसे कि आपने अभी बोला कि अगर किसी का, आप 11th हाउस देखते हो किसी के भी काम के लिए, हम्म। कि वो क्या जॉब करेगा, बिजनेस करेगा, पैसा कहाँ से, किस फील्ड से उसके पास आएगा। हाँ। तो सोर्स ऑफ इनकम होता है 11th हाउस। हाँ हाँ, तो आपने बताया कि अगर वो 10th हाउस वाला काम कर रहा होगा, हम्म। अगर, या फिर देखो उसका 10th फील्ड हाउस ही जो होता बिल्कुल है ना, अलग होगा, जो 11th हाउस में जो ग्रह बैठा है उससे बिल्कुल अलग फील्ड होगा, तो भी उसे सक्सेस नहीं मिलेगी अपने काम में, ये भी है नहीं नहीं क्या देखो बात? दोनों नहीं नहीं इसमें ना देखो दोनों चीजें देखनी है। 10th और 11th जो भी आप पैसा कमा रहे हो, 10th और 11th दोनों ही इंपॉर्टेंट है। 10th क्या है आपका वर्क प्लेस, और 11th क्या है आपके सोर्सेज ऑफ इनकम, ठीक है। तो आप कुछ कहीं पर काम कर रहे होगे तभी तो वो सोर्सेज ऑफ इनकम डेवलप होंगी ना। तो यानी कि हम्म। दोनों ही चीजें रिलेटेबल हैं। जो भी प्लैनेट्स यहाँ पर बैठे हुए हैं 10th हाउस में और 11th हाउस से, इससे रिलेटेड अगर हम काम करते हैं तो हमारा जो प्रोसेस है वो बहुत ईजी हो जाएगा। देखो करने को तो इंसान कोई भी कुछ भी कर सकता है अपनी फ्री विल से। यानी कि कोई अगर इंसान ये कहे कि मेरे को मोदी जी से मिलना है, साल भर उनके घर के बाहर ही डेली के डेली धरना कर दे कि मुझे मिलना है, तो एक दिन तो वो भी कह देंगे कि हाँ भाई बुलाओ इसको, क्या तकलीफ है, सुनते हैं हम्म। इसकी बात, ठीक है। बट द क्वेश्चन इज कि आपको वो साल इन्वेस्ट करना है वहां पर या नहीं, साल अपना खराब करना है या नहीं। क्या कर लोगे, अंदर जाकर सेल्फी ले लोगे ज्यादा से ज्यादा। बट अगर कोई आपको गाइड कर दे कि भाई तू साल यहाँ पर मत खपा, तेरा जो बेस्ट ऑल्टरनेट है वो ये है कि ये वाला प्लेनेट बैठा है, तो इससे रिलेटेड काम करना स्टार्ट कर दे, तेरा अभी मामला ठीक हो जाएगा। विद इन 15 डेज हो जाएगा, विद इन 1 महीना हो जाएगा। तो साल 2 साल वहां पर क्यों खपाने। मतलब कि फ्री ओके। विल को भी देखो, फ्री विल को कोई कितना भी यूज कर सकता है। बट अगर जैसे हमने देख लिया कि भाई यहाँ पर मेरा प्लेनेटरी सपोर्ट है, अगर मैं वैसा ही काम करूंगा तो यानी कि मेरी किस्मत उसमें सपोर्ट कर रही है, मेरे जो एफर्ट्स हैं उसमें वो कम लगेंगे और मेरे को जो आउटपुट है वो ज्यादा मिलेगा। लेकिन अगर मैं इसके ऑपोजिट कर रहा हूँ कि प्लेनेट बैठा हुआ है कुछ और मैं अपनी फ्री विल करते हुए, कि जैसे लोग मोटिवेशन में लोग करते नहीं है कि भाई चीर देंगे फाड़ देंगे, ऐसा मोटिवेट कर देंगे, ये कर देंगे। अब वो क्या कर रहे हैं, वो अपने आप को खपा ही तो रहे हैं कि भाई प्लेनेट बैठा हुआ है कुछ और, आपको जबरदस्ती मोटिवेट कर कुछ भी कोई चढ़ाया जा रहा है कि आप ये वाला काम कर लो, तो आपकी मेहनत बढ़ती जाएगी और आपको आउटपुट वैसा नहीं मिलेगा। तो बेटर क्या है कि भाई पहले अपना 10th हाउस को देखो, पहले अपने 11th हाउस को देखो, उससे रिलेटेड जब आप काम करोगे तो आप खुश भी रहोगे, आपको आउटपुट भी वैसा मिलेगा। ओके, तो क्या, जैसे कि आजकल लोग
मैं तो पहले के टाइम पे कभी भी डिप्रेशन एंजाइटी का नाम सुना ही नहीं था। हम्म। आज के टाइम पे लोग बहुत ज्यादा डिप्रेशन में जा रहे हैं और बहुत अनहैप्पी फील करते हैं, अपसेट फील करते हैं, ये उनको पता ही नहीं होता कि डिप्रेशन में जा क्यों रहे हैं, अनहैप्पी है क्यों वो। तो क्या एस्ट्रोलॉजी ऐसे लोगों की हेल्प कर सकती है कि वो डिप्रेशन में ना जाए, अनहैप्पी ना हो या अपसेट ना हो किसी भी रीजन से? जी बिल्कुल। देखो हमें ना सबसे पहले तो ये देखना है कि डिप्रेशन की वजह क्या है। डिप्रेशन की ना बेसिकली 3 ही वजह हो सकती हैं। या तो हो सकता है कि आप रिलेशन वाइज़ कुछ सफ़र कर रहे हो या हेल्थ वाइज़ कुछ सफ़र कर रहे हो और या फिर आपका करियर वाइज़ कुछ सफ़र कर रहे हो कि भाई ये है, ठीक है? चाहे किसी भी लेवल का डिप्रेशन हो ना, तो एस्ट्रोलॉजी इसमें कैसे हेल्प कर सकती है, हमें सबसे पहले अपना चार्ट देखना है। जहाँ पर भी सूर्य बैठा है ना, उनसे रिलेटेड अगर हम कोई काम करेंगे ना, तो हमारा डिप्रेशन डे बाय डे कम होता है, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसको एक्सप्लेन करूँ तो अगर हमने कोई कुंडली देखी, अगर फर्स्ट हाउस में सूर्य बैठा है, तो जो फर्स्ट हाउस की सिग्निफिकेंसेज होती है, यानी कि इंसान की खुद की बॉडी, पर्सनैलिटी, तो अगर वो उनसे रिलेटेड कोई एक्टिविटी करता है ना, मतलब कि जिम जाना या अपनी पर्सनैलिटी को इम्प्रूव करता है, कुछ अपने अंदर वैल्यू एडिशन करता है, तो उसकी देखना डे बाय डे उसका जो डिप्रेशन डिप्रेशन है वो कम होता रहेगा और उसका जो हैप्पीनेस इंडेक्स है वो बढ़ता रहेगा। अब फॉर एग्जांपल अगर सेकंड हाउस में बैठा हुआ है, तो सेकंड हाउस की क्या क्या सिग्निफिकेंसेस हो सकती है, हमारा खाना हो सकता है, हमारा संचित धन हो सकता है, ओरिजिनल फैमिली हो सकता है। तो यानी कि ऐसे इंसान को अपनी ओरिजिनल फैमिली पे थोड़ा ध्यान देना चाहिए, उनको थोड़ा सा सेवा भाव से पूछना चाहिए कि आपको कुछ चाहिए तो मैं ला देता हूँ। मतलब पेरेंट्स को, उसमें सिबलिंग्स भी आ जाते हैं, थोड़ा बहुत वहां पर आपको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, कोई ना कोई उससे रिलेटेड एक्टिविटी करनी पड़ेगी। अगर नहीं बन रही तो आप ये कर सकते हो, फूड में अपनी इंसान एंजॉयमेंट ढूंढ सकता है। अगर थर्ड हाउस में सूर्य बैठा है, तो थर्ड हाउस की जैसे सिग्निफिकेंसीज होगी कुछ शॉर्ट ट्रैवल, कि ऐसे इंसान अगर कुछ शॉर्ट ट्रैवल करेगा तो उसका डिप्रेशन दूर होगा। या हो गया कि अगर कम्युनिकेशन भी होता है कि भाई लोगों से बातचीत करके उसका डिप्रेशन दूर होगा। सूर्य अगर फोर्थ हाउस में बैठा है, तो दैट मीन्स हमारा जो मदर होती है वो फोर्थ हाउस से देखा जाता है, तो उसको मम्मी से बात करनी चाहिए कि मम्मी की थोड़ा सेवा करनी चाहिए, उसका डिप्रेशन अपने आप कम होगा। फिफ्थ हाउस में बैठे हैं, तो वो होता है हमारे जनरली बच्चों का, ठीक है? तो बच्चों से रिलेटेड कोई एक्टिविटीज कर दिया, अगर बच्चे खुद के नहीं है तो दूसरों के बच्चों को कुछ ना कुछ दिला दिया, तो उसका डिप्रेशन दूर हो सकता है। फिर उसके बाद अगर सिक्स हाउस में सूर्य है, तो वहां पर जैसे हमारा कई बार होता है कि जो हमारा सिक्स हाउस होता है ये थोड़ा सा ट्रिकी है, थोड़ा खराब है। तो ये हमारे दुश्मनों का होता है, हमारे लोन्स का भी होता है, हमारी पीड़ाओं का भी होता है, ठीक है? तो ये हो सकता है, या फिर मामा का भी होता है। तो अगर पीड़ा आ रही है और सूर्य सिक्स में बैठा है, तो हमें पता है अब दुश्मन तो हम नहीं लेंगे, उससे तो और पीड़ा बढ़ जाएगी। तो वहाँ की जो दूसरी सिग्निफिकेंस है वो है हमारे मामा जी। तो उनसे हम बातचीत कर सकते हैं, उनसे हम अच्छा रिश्ता रख सकते हैं, वहाँ से हमारा डिप्रेशन दूर होगा। फिर अगर सूर्य हमारा सेवंथ हाउस में बैठा है, तो दैट मीन्स पार्टनर, मतलब पार्टनर के रिलेटेड आप कुछ ना कुछ एक्टिविटीज करो और कोशिश करो कि उनसे अच्छे से अच्छा रिलेशन बने ताकि आपका डिप्रेशन दूर हो। सूर्य अगर एट्थ हाउस में बैठा है, तो एट्थ हाउस का सबसे अच्छी चीज़ तो एस्ट्रोलॉजी है। जिनका सूर्य एट्थ हाउस में बैठा है, तो जब वो एस्ट्रोलॉजी सीखना स्टार्ट करेंगे, तो उनका डिप्रेशन बहुत हद तक कम होगा, जो पीड़ा है, जो दुख है वो कम होता रहेगा, सुकून जो है वो बढ़ता रहेगा। नाइन्थ हाउस में बैठा है, तो हमें पता है कि फादर है, गुरु है या रिलीजन हो गया, इनसे रिलेटेड अगर वो एक्टिविटीज करते हैं तो उनका डिप्रेशन दूर होगा। फिर उसके बाद अगर टेंथ हाउस की बात करें, तो वर्क प्लेस में, यानी कि सूर्य अगर वर्क प्लेस पे है, तो अब सूर्य क्या है, उसको थोड़ी सी चौधराहट चाहिए होती है, तो वर्क प्लेस के ऊपर उसे कुछ ना कुछ ऐसा काम करना पड़ेगा कि जो इससे उसकी थोड़ा चौधराहट मिले, जिससे उसको थोड़ा रिकॉग्निशन मिले, उसके लिए तालियां बजे। तो जब वो करेगा देखना उसको सुकून मिलेगा वहां पर। फिर इलेवंथ हाउस में सूर्य है, तो भाई अपने लार्जर नेटवर्क से उसको करना है कि भाई कौन कौन से मेरे दोस्त है, सबसे बातचीत वगैरह करनी है, या सोर्सेज ऑफ इनकम कि भाई एक सोर्स मेरे पास ऑलरेडी है, अब इसको और बनाऊंगा, दूसरा तीसरा करूंगा, तो भी मेरा डिप्रेशन दूर होगा। फिर अगर उसके बाद ट्वेल्थ हाउस है, तो हो सकता है कि जैसे विदेश यात्रा वगैरह कर ली। ठीक है धीरज जी, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करा आपने कि सन से कैसे हम अपना सन सन को देखकर कैसे अपना डिप्रेशन को भी देख सकते हैं, डिप्रेशन को कैसे कम कर सकते हैं। जिस भी बिल्कुल, घर में बिल्कुल, सन बैठा है उधर से ही हमारा डिप्रेशन कम होगा। बिल्कुल, बिल्कुल। उससे रिलेटेड जो भी एक्टिविटीज़ हम करेंगे, हमारा डिप्रेशन कम होगा। हाँ, बहुत अच्छे से समझाया आपने। तो आगे चलते हैं। आप, एक बहुत फेमस योग है और लोग बहुत बातें भी करते हैं इसके बारे में, गुरु चंडाल योग। इसके बारे में बताइए कि ये होता क्या है? हाँ, ये बहुत ही पॉपुलर योग है। देखो जब भी जुपिटर और राहु साथ में आ जाते हैं ना, तो इसको बोला जाता है गुरु चंडाल योग। ये एक कंजंक्शन है, ठीक है? गुरु चंडाल में क्या है कि जैसे ना, ये वैसे हालाँकि ना लोग इसको थोड़ा नेगेटिव वे में लेते हैं, बट ये एक्चुअली में बहुत पॉजिटिव है। गुरु चंडाल का मतलब है कि जब भी ऐसा इंसान हमारे आसपास होगा ना, उसको हम कोई चीज समझाना चाहेंगे या हमारे मुंह से भी अगर कोई बात चीज निकल गई ना, तो ये हम्म। उसको एक्सेप्ट करने के लिए ना बहुत ज्यादा क्वेश्चन करेगा कि तुमने ऐसे कैसे बोल दिया। जब तक इसको लॉजिक नहीं मिलेगा ना, तब तक ये उसमें पीछे पड़ा ही रहेगा, तब तक क्वेश्चन पूछता ही रहेगा।
तो यानी कि कोई लॉजिकल चीज़ बताई जाएगी तभी ये एक्सेप्ट करने वाला है। कोई भी इर्रेलेवेंट चीज़, कोई इलॉजिकल चीज़ अगर बताई जाएगी तो ऐसा इंसान नहीं एक्सेप्ट करेगा, ठीक है? तो इसको अच्छी सेंस में भी देखा जा सकता है कि भाई हाँ, लॉजिक मतलब असली में तो अच्छी चीज़ यही है ना कि हाँ, लॉजिक बताया जाएगा तो हम मानेंगे, नहीं होगा तो नहीं मानेंगे, ठीक है? तो इसको हम अच्छे से सेंस में देख सकते हैं कि गुरु चंडाल ये है। ऐसे लोग जब एस्ट्रोलॉजर्स के पास भी जाते हैं या कुछ गुरु के पास भी जाते हैं ना, तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछते हैं। जैसे अगर आपने स्कूल, कॉलेज में भी अगर देखा हो कि बार-बार क्वेश्चन बंदा पूछे ही जा रहा है, पूछे ही जा रहा है, ठीक है? तो यानी कि उसकी जो लॉजिकल रीज़निंग है ना कि भाई जब तक मुझे लॉजिक क्लियर नहीं हो जाएगा तब तक मैं ये चीज़ें पूछता रहूँगा, ठीक है? तो ओके। यही है बस। और इसको अच्छी सेंस में यूज़ करें तो बेटर रहता है, ठीक है? कई लोग डर जाते हैं कि भाई गुरु चंडाल योग है, तो जुपिटर को जितना अच्छा करना चाहिए राहु उसको उतना अच्छा करने ही नहीं देगा, ठीक है? थोड़ा बहुत वो फ्लेवर देता है कि राहु अपना अलग फ्लेवर देगा, जुपिटर अपना अलग फ्लेवर देगा, बट कंबाइंडली। और देखो राहु का ना कोई एक हम सीधा उसमें व्हाइट और ब्लैक ये नहीं कर सकते कि भाई अच्छा है या बुरा है। भाई राहु जब पॉजिटिव होता है तो बहुत अच्छे से भी रिजल्ट देता है। तो जुपिटर के साथ अगर वो पॉजिटिव हो गया ना तो इंसान को बहुत अच्छा खासा बना सकता है और बहुत नेम फेम भी दिलवा सकता है, काफी अच्छे लेवल पर भी पहुंचा सकता है जब राहु ओके। और जुपिटर साथ में हो। अच्छा, अगर राहु और जुपिटर साथ में नहीं है किसी की कुंडली में और उसकी दृष्टि हम्म। पड़ रही है तो भी कुछ, क्या ये योग बनता है? दृष्टि का एग्जैक्टली नहीं कह सकते क्योंकि मेनली तो ये कंजंक्शन के ऊपर होता है कि भाई गुरु चंडाल योगी तब बनेगा जब एक ही हाउस में बैठे हुए दोनों, ठीक है? ओके। दृष्टि का उतना नहीं है। दृष्टि का फ्लेवर अलग अलग पड़ सकता है, जैसे वो तो हर एक प्लेनेट की कुछ ना कुछ दृष्टि रहती है, तो उसका फ्लेवर चेंज हो सकता है। बट गुरु चंडाल जो होता है वो सिर्फ तब होता है जब एक ही हाउस के अंदर राहु भी आ जाए और जुपिटर भी आ जाए। ओके। तो ऐसे लोगों को ना मतलब ऐसे लोगों के साथ डील करने में ना हमारी जो एफर्ट्स हैं वो ज़्यादा लगते हैं। मतलब अगर मैं किसी की कंसल्टेशन ले रहा हूँ और ऐसा कोई गुरु चंडाल वाला है तो मुझे एक्सप्लेन ज़्यादा करना पड़ता है। हो सकता है मैं उससे फीस भी ज़्यादा मांगूँ कि भाई तुझे इतने क्वेश्चंस पूछने हैं तो उसकी इतनी फीस लगेगी। ओके। नॉर्मली तो आप किसी को जैसे फॉर एग्जांपल जुपिटर और केतु बैठा हुआ है, ठीक है? हाँ तो हाँ। अब ऐसे इंसान को ना उसकी ऐसी फीलिंग रहेगी कि यार गुरु ने अगर कोई बात बोली है ना तो मैं चुपचाप उसको एक्सेप्ट कर लूँ। ऐसा ज़्यादा पूछेगा नहीं। गुरु ने बोला है ना तो बस इसका मतलब ये बात सही है। लेकिन जो ये वाले हैं जुपिटर राहु वाले, ये कहेंगे नहीं तुमने ऐसा कैसे बोल दिया, मेरा लॉजिक तो कुछ और कहता है, मुझे समझाओ इसके पीछे, ठीक है? इनके आगे पीछे भी जैसे हमने देखा ना कॉर्पोरेट लाइफ में भी कई बार ऐसा होता है, कोई इलॉजिकल सी डिबेट चल रही होती है कि भाई ये वाला पॉलिटिकल लीडर अच्छा है या वो वाला, हालांकि लेना देना किसी से कुछ नहीं है, फिर भी डिबेट स्टार्ट हो जाती है और लोग बहस कर लेते हैं, ठीक है? तो अगर ऐसे इंसान के साथ अगर कोई ऐसा टॉपिक आएगा ना कि भाई ये वाला लीडर अच्छा है, पीछे पड़ जाएगा उसके कि नहीं बता कैसे अच्छा है, क्यों अच्छा है, लेना देना कुछ नहीं है लेकिन फिर भी पीछे पड़ जाएगा कि भाई बताओ मुझे, ठीक है? तो इसीलिए बोला जाता है ओके। इसको गुरु चंडाल योग है। ठीक है। तो क्या कुंडली से, एस्ट्रोलॉजी से किसी इंसान के पॉस्चर के बारे में जाना जा सकता है कि कैसा उसका पॉस्चर होगा? देखो कैसा उसका पोस्चर नहीं होगा बट हम ना पोस्चर से काफी कुछ इंप्रूव कर सकते हैं, ठीक है? जिसका जितना अच्छा पोस्चर है ना उसका शनि उतना इंप्रूव, ठीक है? और देखो शनि तो हमें इंप्रूव करना ही करना है, चाहे कोई कहीं पर भी लेके बैठा हो कि भाई शनि का ओके। मतलब क्या है कि भाई वो आपको पीड़ा देने आया है, आपकी लाइफ में डिलेज करवाने आया है और आपकी लाइफ में थोड़ा आलस भरने आया है, ठीक है? तो आपने देखा होगा कि जो आर्मी वाले लोग होते हैं उनका जनरली पोस्चर जो है 90% लोगों का एकदम स्ट्रेट रहता है। तो वो लोग आलसी नहीं होते कि भाई 4 बजे उठना, अपनी जो भी उनकी प्रैक्टिस वगैरह होती है वो सब चीजें करते हैं। तो ऐसे हमें भी देखना चाहिए। सबसे आसान रेमेडी है इसकी, जिसका भी मतलब शनि से कुछ पीड़ा आ रही है ना जिस भी हाउस में, अगर हम अपने पोस्चर को स्ट्रेट कर लें, यानी कि यूं बिल्कुल ऐसा बैठना स्टार्ट कर दें। देखो कोई भी इंसान एकदम स्ट्रेट हर टाइम पर नहीं हो सकता, ठीक है? मैं भी आपसे बात कर रहा हूँ तो मैं थोड़ा रिलैक्स वे में बात कर रहा हूँ, थोड़ा पीछे हूँ या थोड़ा आगे हो जाता हूँ, ठीक है? एकदम स्ट्रेट कोई नहीं हमेशा हो सकता। बट जैसे ही हमें पता चल जाए कि भाई हाँ मेरी ये वाली प्रॉब्लम चल रही है और शनि मुझे ट्रबल दे रहा है, तो एक कॉन्शियसनेस जाग जाती है अंदर कि हाँ यार अब ना जैसे ही मेरे मन में ये चीज आ जाए ना कि अभी मेरा पोस्टर थोड़ा सा झुका हुआ है, तो मैं एकदम से उसको सीधा कर दूंगा। यानी कि उस प्लेनेट के लिए हम कुछ ना कुछ कॉन्शियस एफर्ट डाल रहे हैं। भाई हमें पहले पता चल गया कि पीड़ा यहाँ से आ रही है, आज हम उसकी कुछ ना कुछ कॉन्शियस रेमेडी कर रहे हैं। ये सबसे बड़ी रेमेडी है। लोग जो पूछते रहते हैं ना कि भाई हम, लोगों को ये लगता है कि सिर्फ नारियल घुमा देना या कहीं मिट्टी में कुछ दबा देना इन्हीं चीजों को रेमेडी कहते हैं, बट ये भी तो कितनी अच्छी रेमेडी है कि भाई घर पर बैठकर कर सकते हो आप, कोई इसमें खर्चा पानी नहीं है। सैटर्न जी। पीड़ा दे रहा है, अपने पोस्टर को स्ट्रेट रखो, सैटर्न आपका वैसे ही इंप्रूव होने लग जाएगा। ओके। तो अगर किसी का भी शनि उसको पीड़ा दे रहा है या फिर किसी की साढ़े साती भी चल रही है तो उसे अपना हाँ पॉस्चर बिल्कुल, ठीक कर लेना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जितनी सीधी रीढ़ की हड्डी रहेगी ना सैटर्न उतना इम्प्रूव रिजल्ट देगा। ओके। तो आगे चलते हैं। आप बताइए कि नजर के बारे में तो सबने ही सुना है और आपने भी सुना हम्म। होगा। नजर जी किस बिल्कुल। कितनी हद तक रियल होती है? आजकल होता है ना, नजर इज रियल। तो क्या ये रियल है सच में? देखो पहले तो ना हमें ये चीज समझनी पड़ेगी कि कोई भी चीज है, चाहे वो नजर वाली फीलिंग है या कोई भी फीलिंग है, वो एग्जिस्टेंस उसकी कहाँ पर है। आउट ऑफ द बॉडी तो हम कुछ भी फील नहीं कर पा रहे। भाई जो भी हो रहा है हमारे ब्रेन में ही है ना। मुझे ये बात पता लग जाए कि मेरे को नजर लग चुकी है, ये कहाँ पर फीलिंग आ रही है, ब्रेन के अंदर ही आ रही है ना, बाहर तो कहीं नहीं हो रही, ठीक है? हमें ये समझना चाहिए नजर ना लगेगी भी उन्हीं को जिनका ना थोड़ा कंसेप्ट इस तरीके से वीक है।
नज़र का मतलब हो गया कि भाई अगर मेरे पास एक बहुत अच्छी गाड़ी है, ठीक है? अब मैं डर रहा हूँ अगर उसको ले जाने में कि नहीं यार नज़र लग जाएगी लोगों की, ठीक है? तो यानी कि ना मैं उस चीज़ को लेकर इतना श्योर हुई नहीं, इतना कॉन्फिडेंट हुई नहीं कि ये मैं एक्चुअली में डिज़र्व भी करता हूँ या नहीं करता। अगर कोई ऐसी चीज़ मिल जाए जो हम एक्चुअली में डिज़र्व नहीं करते ना, बस उसी से रिलेटेड ही नज़र लगने वाली। लेकिन अगर कोई हमने देखा है कि भाई कोई ऐसा करोड़पति है, बहुत सारी गाड़ियाँ एक साथ लेकर जा रहा है, उसको नज़र वगैरह का इतना डर नहीं लगता। क्यों नहीं लगता? उसके मन में पहले से ही है कि मैं ये सब चीज़ें डिज़र्व करता हूँ, इसीलिए मुझे ये चीज़ें मिली। तो अगर डिज़र्वनेस है ना उतनी कि हाँ भाई मुझे जो चीज़ें मिली है ये मैं डिज़र्व करता हूँ इस वजह से मिली है, तो देखना नज़र का कोई चीज़ एक्सेप्ट मतलब कुछ एग्जिस्ट ही नहीं करती नज़र, चाहे कोई भी लगाता रहे लगने वाली नहीं। लेकिन अगर मेरे मन में कुछ इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है कि भाई जो चीज़ें मुझे मिली हैं ये मुझे मैं डिज़र्व नहीं करता, बस ऐसे ही मिल गई हैं, अब किसी की नज़र ना लग जाए तो एक्चुअली में देखना नज़र लग जाएगी। अच्छा, तो मतलब आप क्या कह रहे हो कि नजर नहीं होती है, या हमारे नहीं माइंड का बिल्कुल नहीं खेल है भाई, कुछ? हमारे माइंड का ही कंसेप्ट है बस। अच्छा। कि भाई अगर मैं ये चीज़ सोच कर बैठा हूँ कि हाँ जो चीज़ें मुझे मिली हुई हैं ये बहुत अच्छे से मैं डिजर्व करता हूँ, तो अब देखना हम्म, नजर नहीं लगेगी। बट अगर मेरे लेकिन मन में है कि भाई ये हाँ, दूसरी तरीके से मुझे मिली हुई है, तब डेफिनेटली मिलेगी। लेकिन ठीक है, आपने ये बात ठीक कही है। लेकिन जो छोटे बच्चे होते हैं, उनको तो पता ही नहीं है इस बारे में। वो तो जानते ही हाँ नहीं कि तो वो डिजर्व करते उनका हैं कि नहीं। उनका भी तो देखो, देखो किसी छोटे बच्चे को अगर लग भी रही है नजर तो उसको किस बेसिस पे लग रही है, कोई ऐसा एसेट्स वगैरह तो उसके पास है नहीं कि भाई मेरे पास कोई एसेट वगैरह, तो वो नजर एक्चुअली में तो ये चीज कौन फील कर पा रहे हैं, तो पेरेंट्स ही फील कर पा रहे हैं ना, ठीक है? हम्म, कि भाई अब इसमें पेरेंट्स का ज़्यादा बड़ा योगदान है कि भाई आपको कैसे लग रहा है कि आपके बच्चे को नज़र लग गई। यानी कि कुछ ना कुछ आपके अंदर होगा कि भाई मैं इस लेवल पर बच्चों को डिज़र्व करती हूँ या नहीं, या मैं इनकी परवरिश अच्छे से कर रही हूँ या नहीं। कुछ ना कुछ अनश्योरिटी वगैरह या कुछ ना कुछ माइंड में ऐसा होगा। अगर इंसान पूरे तरीके से कॉन्फिडेंट है ना तो नज़र मतलब एग्ज़िस्ट ही नहीं करती। हमने देखा तो है कि जैसे पॉलिटिशियंस के बच्चे हो गए या जो फ़िल्म स्टार्स वगैरह के बच्चे हो गए, तो इनको तो कोई नज़र वगैरह का, क्योंकि इन्हें पता है कि भाई हाँ, हम ये चीज़ें डिज़र्व करते हैं इसलिए हमें मिली है। तो ये लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं, ऐसा कुछ वो नहीं है। मतलब कि जो अच्छा। जितना ज़्यादा श्योर है ना, तो नज़र का जो वो है ना कि एक नज़र मुझे लगेगी या नहीं, जितना ज़्यादा श्योर रहेगा नज़र नहीं लगेगी, जितना ज़्यादा अनश्योर रहेगा, थोड़ा-सा ये रहेगा कि मैं ये चीज़ें डिज़र्व भी करता हूँ या नहीं, तब वो डेफ़िनेटली नज़र लगती है। ओके, तो नजर का हमारे ऑरा से भी लेना देना होता है क्या, अगर हमारा ऑरा वीक बिल्कुल, है? पर आपने कहा कि हाँ, नजर तो बिल्कुल। होती ही नहीं है। बिल्कुल, बिल्कुल। ये इसको हम कह सकते हैं क्योंकि देखो अब हमारा ऑरा वीक है तो कहीं न कहीं तो हमारे सबकॉन्शियस ब्रेन को भी तो ये चीज़ें पता है ना। भई जो खुश आदमी है उसे पता है कि मेरे आस-पास भी कोई अगर इंसान आएगा ना तो वो भी खुश हो जाएगा क्योंकि ऑरा ही ऐसा है। जो दुखी आदमी है उसे पता है कि यार मैं खुद दुखी हूँ, मेरे साथ कोई आएगा तो मैंने उससे भी ऐसी इसी तरीके की बातें करनी है। तो यानी कि थोड़ा बहुत तो हमारे सबकॉन्शियस ब्रेन में होता है कि हमारा ऑरा कैसा चल रहा है, ठीक है? तो अगर मैं उन चीज़ों को लेकर अनश्योर हूँ, मतलब नहीं उस लेवल का कॉन्फिडेंस आ रहा मुझे कि भाई जो चीज़ें मिली हुई हैं तो डेफ़िनेटली ये चीज़ अफ़ेक्ट कर सकती है। लेकिन अब जैसे अगर कोई बिलियनियर का एग्जांपल ले, मुकेश अंबानी जी का ले, तो वो तो उसमें कोई ऐसा नज़र वाला नहीं है, क्योंकि उस लेवल का कॉन्फिडेंस है, मतलब वो दिखता है कि वो एंगल इनके अंदर है कि भाई इनको ज़्यादा कुछ डर है नहीं किसी भी चीज़ का, आराम से वो बैठे हुए हैं, रिलैक्स्ड है एकदम, कभी कोई नज़र की बात नहीं कर रहे, इन टाइप की बात ही नहीं कर रहे वो कि नज़र लगेगी भी या नहीं लगेगी, ऐसा कुछ कभी मैंने भी उनके जितने इंटरव्यूज़ वगैरह सुने हैं ना, कभी इनसे रिलेटेड कोई बात ही नहीं करी। क्योंकि वो अपने आप को लेकर इतना कॉन्फिडेंट है कि हाँ, जो चीज़ें मिली हुई हैं, वो मिली हुई हैं और बहुत ही नॉर्मल वे में उसको देख रहे हैं। ना तो ज़्यादा कुछ ऐसा करना है कि हाय मुझे मिल गया, देखो मैं कितना बड़ा प्लेयर हूँ, मैं ये कर सकता हूँ, मैं वो कर सकता हूँ, और ना कुछ ऐसा कि हाय मुझे ये जो चीज़ मिल गई है वो कहीं छिन ना जाए, कहीं निकल ना जाए। तो बिल्कुल जो रिलैक्स्ड रहता है ना, उसको कभी कोई नज़र नहीं लगती कि भाई हाँ, जो चीज़ें मिली हैं वो ठीक है, कोई बात ठीक है, आपने मुकेश अंबानी का एग्जाम्पल दिया तो मैं एक बात कहूंगी। नहीं। मैंने बहुत सारी रील्स में देखी है कि नीता अंबानी के हाथ में काला धागा, तो क्यों बांधा है वो उन्होंने? शायद नजर की वजह से ही बांधा होगा। तो हो सकता है किसी न किसी चीज़ को लेकर वो भी अनश्योर हो कि भाई जो चीज़ मुझे मिली है उसको नज़र नहीं लगनी चाहिए। देखो मन का वहम दूर करना भी तो ज़रूरी है ना। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मन में वहम नहीं है, भई मैं निकल जाता हूँ, मैंने कुछ नहीं पहन रखा कि नज़र नहीं लगनी तो नहीं लगनी। मन में वहम आ गया कि यार आज मैंने इस तरह के कपड़े पहने हुए हैं कहीं मुझे नज़र ना लग जाए, या हम्म, मैंने ये वाली चीज़ खरीदी है मुझे नज़र ना लग जाए। तो अब मेरा क्या है, मैं एक रिचुअल फॉलो कर सकता हूँ कि भाई नज़र का मेरे माइंड में क्या आता है कि कोई काला टिक्का लगा लिया, कोई काला धागा बांध लिया। तो मन का वहम अगर दूर होता है तो करना चाहिए। भाई अगर दूर ओके। हो गया तो इसका मतलब हो गया ना, मेरे को अगर हाँ, एक चीज़ बाँधने से फ़र्क पड़ गया कि भाई अब मैं निकल सकता हूँ, अब मुझे नज़र नहीं लगने वाली, तो ठीक है कर देख लो। मन का वहम दूर करना भी तो ज़रूरी है ना। अगर नहीं दूर करा तो फिर हम यहीं देखते रहेंगे कि हाँ यार नज़र तो नहीं लग जाएगी, फिर उतना पब्लिक में कॉन्फिडेंस ही नहीं आ पाएगा। बट अगर एक धागा पहनने से, एक टीका लगाने से उस लेवल का कॉन्फिडेंस आ रहा है, तो ठीक है कर लेना चाहिए। ये आपने सही सब बात कुछ अपने समझाई। माइंड के लेवल पर है, माइंड के जो भी लेवल पर चीज़ें है। हम कर रहे हैं। हाँ, बिल्कुल, नजर भी मतलब माइंड के लेवल पर ही है एग्ज़ैक्टली, एग्ज़ैक्टली। आपके हिसाब से। ठीक है, हाँ, ये बात ठीक है। हाँ, कुछ चीजें होती है जैसे कि हम मैनिफेस्ट कर लेते हैं या सोच हुँ, लेते हुँ। हैं,
तो वो हो ही जाती है ना, तो वो नजर का भी बिल्कुल, शायद बिल्कुल। सेम चीज ही है। बिल्कुल, मतलब जैसे जो ये बड़े एग्ज़ाम्पल होते हैं ना, जैसे नीता अंबानी जी, ऐसा नहीं है कि ये हर एक चीज़ को लेकर अनश्योर रहेंगी। कोई ना कोई हो सकता है एक पर्टिकुलर, जैसे हर एक चीज़ की एक रेलेवेंस होता है ना, कि भाई जिसके पास 10 करोड़ रुपए हैं, जब उसको अचानक से 50 करोड़ और मिल जाए, तो एकदम से हो सकता है। लेकिन जो ऑलरेडी जिसके पास 10 करोड़ हैं, अगर उसको 50-60 लाख मिल जाते, तब थोड़ी उसके मन में कुछ आएगा। कि भाई 10 करोड़ पहले पड़े हुए हैं, 10-15 लाख, 20-25 लाख अगर और आ भी गए, तो कोई फ़र्क नहीं। एकदम से जब ज़्यादा कुछ मिल जाता है या ज़्यादा कुछ हम ले लेते हैं ना, तब ये मन में आ जाता है कि यार नज़र तो नहीं लग जाएगी किसी की। तो ठीक है, तब वो अपना वहम दूर करने के लिए पहनो, अच्छी बात है कि आपको पहनने से एटलीस्ट आप उस लेवल का कॉन्फिडेंस तो जगा पा रहे हो कि हाँ, एक चीज़ हमने पहनी छोटी सी और उस पे हमारा वहम दूर हो रहा है, तो ठीक है, करो। ओके। तो बहुत इंटरेस्टिंग था ये पॉडकास्ट, बहुत अच्छा लगा और बहुत ज्यादा नॉलेजेबल भी था। काफी सारे जी बिल्कुल। राजयोग योगों के बारे में आपने हमें एक्सप्लेन करा। बहुत अच्छा जी लगा बिल्कुल। इस वाले पॉडकास्ट को करने के बाद। तो थैंक यू सो मच धीरज जी, हमारे साथ जी फिर बहुत से बहुत कनेक्ट शुक्रिया। होने के लिए और हमारे पॉडकास्ट में जी आने बिल्कुल। के लिए।